नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जैश ए मोहम्मद के 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू के नरवाल इलाके से गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद सब कुछ बरामद किया गया है, गिरफ्तारी भी हुई है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? दरमियानी रात को जो है एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने नरवाल, जो कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरवाल हाईवे पर एक खुफिया जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी कि एक ऑयल टैंकर में कुछ जो इलीगल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नाकाबंदी कर इस ऑयल टैंकर को जो है वो यहाँ पे पकड़ा, जिसमें से 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। मोहम्मद यासीन, उसी के साथ 2 साथी फरहान फारूक और फारूक अहमद को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद उनके हवाले से भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो बरामद हुआ है, जिसमें बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 3 AK-56 राइफल, 1 पिस्टल, 9 मैगजीन, 191 राउंड्स एमुनिशन और 6 ग्रेनेड जो हैं वो यहाँ पर इनके द्वारा बरामद किए गए। और आपको बता दें कि लगातार ये जो तीनों को हिरासत में लिया गया था, इनमें से 2 जो हैं जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट एसोसिएट्स बताए जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से लगातार ये राब्ते में थे। और इनका एक हैंडलर बताया जा रहा है शाहबाज, जो पिछले काफी समय से लगातार इनको गाइड कर रहा था और बता रहा था कि किस तरह से उसे एक जगह से यहाँ पर मॉड्यूल जो है वो उठाना है, इन हथियारों का जखीरा जो है वो उठाना है और दूसरी जगह पहुंचाना है। आपको बता दें कि इस कार्यवाही से, इस पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस की कामयाबी से साफ तौर पर यह नजर आता है कि एक बड़ी आतंकी गतिविधि को यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने होने से टाल दिया है। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पिछले काफी समय से जम्मू में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो एक और कोशिश, एक और बड़ी साजिश जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने की थी, उसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है। जी ऋतु। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए रजत। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। डकैत गुड्डा गुर्जर और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गुड्डा गुर्जर पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ है। घाटी गांव के जंगलों में मुठभेड़ हुई। MP राजस्थान पुलिस का इनामी डकैत है गुड्डा गुर्जर और उस पर 1,25,000 का इनाम भी है। भंवरपुरा बनसोटा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको ग्वालियर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुड्डा गुर्जर पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ है। तस्वीरें देखिए, उसे अस्पताल ले जाते हुए तस्वीरें। जंगलों में मुठभेड़ हुई थी। MP राजस्थान पुलिस का इनामी डकैत है गुड्डा गुर्जर, जिस पर 1,25,000 का इनाम घोषित था। भंवरपुरा बनसोटा के जंगल में मुठभेड़ हुई और गिरफ्तारी जो है इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर की हो चुकी है। आमने सामने की मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। ग्वालियर चंबल के कुख्यात इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर घाटी गांव के बसोटा के जंगल से उसे पकड़ा गया है और ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। फिलहाल गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुशील ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गोली भी लगी है, मुठभेड़ भी हुई, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। शाम के वक्त ग्वालियर पुलिस को मुरैना सहित अन्य इलाकों से इनपुट मिला था कि जो 60,000 का इनामी डकैत है गुड्डा गुर्जर, जो लगातार ग्वालियर
मुरैना, भिंड, इसके अलावा श्योपुर और राजस्थान के कुछ इलाकों में आतंक का पर्याय बना हुआ है। ये डकैत मूवमेंट कर रहा है और ग्वालियर के भंवरपुरा के जंगल में बसोट इलाके में ये मौजूद है। सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने दबिश दी और घेराबंदी की। उसी दौरान गुट्टा गुर्जर अपने 3 अन्य साथियों के साथ वहां पुलिस से उसका सामना हुआ और इस दौरान जब फायरिंग हुई तो गुट्टा गुर्जर के 3 साथी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने गुट्टा गुर्जर को एक मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार कर लिया और उसको थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में लाया गया है। यहाँ वो घायल हालत में है, उसका इलाज किया जा रहा है। साथ ही भारी पुलिस फोर्स भी जयरोग्य अस्पताल में मौजूद है। बड़ी कामयाबी मिली है ग्वालियर को, क्योंकि गुड्डा गुर्जर पर ग्वालियर के अलावा जो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल है उसमें कई अपराध दर्ज है, जिनमें 3 से ज्यादा हत्या के उस पर मामले हैं। इसके अलावा धमकाना, लूट, डकैती सहित कई मामले हैं जिनमें गुट्टा गुर्जर वांटेड था ग्वालियर चंबल अंचल के थानों में। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है और यही वजह है कि इस कामयाबी के बाद एडीजीपी श्रीनिवास, इसके अलावा संभाग आयुक्त भी जयरोग्य अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को उन्होंने बधाई दी है बड़ी कामयाबी के लिए। निश्चित तौर पर अभी अगर बात करें ग्वालियर चंबल अंचल के बिहाड़ों में, तो सबसे ज्यादा जो हुकार या कहे जाए आतंक का पर्याय गुट्टा गुर्जर ही था और उसकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और पुलिस उसके जो बाकी साथी है उनकी भी जंगल में सर्चिंग कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उसके जो बचे हुए साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सुशील। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीकमगढ़ की। अपहरण के बाद लड़की से दुष्कर्म का ये मामला है। लड़की के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। दरिंदे ने लड़की को बुरी तरह से पीटा। जिला अस्पताल में पीड़ित लड़की भर्ती है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। पीड़ित के परिजनों ने एसपी से शिकायत भी की है। अपहरण के बाद लड़की से दुष्कर्म किया गया है। उसके शरीर पे चोट के निशान हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं टीकमगढ़ से। अपहरण के बाद लड़की से दुष्कर्म किया गया। लड़की के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। दरिंदे ने लड़की को बुरी तरह से पीटा भी है। जिला अस्पताल में पीड़ित लड़की फिलहाल भर्ती है। पूरे मामले की जांच हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, अपहरण किया गया, उसके बाद दुष्कर्म, पीटा भी गया उसे, आखिर क्या इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और क्या है पूरा मामला, जानकारी विस्तार से। देखिए, ये 5 तारीख की घटना है, जिसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की थी, लेकिन लड़की की उस समय हालत गंभीर थी तो उसको सबसे पहले जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था। तो उस समय पुलिस ने, जैसा कि परिजनों ने बताया था, तो साधारण मारपीट का ही मामला दर्ज किया था। जिसके बाद जब पीड़ित लड़की को होश आया तो उसने फिर परिजनों को पूरे मामले की बात बताई। तो उसके बाद आज पीड़ित लड़की के परिजन लड़की को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां मामले की शिकायत की गई। जिसके बाद अब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद आज कुड़ीला पुलिस थाना प्रभारी स्वयं अस्पताल पहुंचे और जिसके बाद वहां उसके बयान दर्ज किए गए। लेकिन गंभीर बात यह है कि जो 4 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। और दूसरी बात यह है कि उस समय तुरंत पुलिस को मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल पहुंचना था और उसके बाद पीड़ित लड़की के बयान दर्ज करते तो शायद यह घटना 2 दिन पहले ही दर्ज हो जाती, जो दुष्कर्म की घटना आज दर्ज हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। बेटे ने बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतारा है। क्रिकेट के बैट से पीट कर मां की हत्या कर दी। शादी नहीं कराने पर बेटे ने मां की हत्या की है। हॉरर फिल्म देखकर आरोपी ने मां की हत्या का प्लान बनाया था। कोईफजा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बेटे ने बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें, क्रिकेट बैट से पीट कर मां की हत्या युवक ने कर दी। शादी करना चाहता था, शादी उसकी मां नहीं करा रही थी, जिस वजह से उसने मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हॉरर फिल्म उसने देखी थी और वहीं से उसने प्लानिंग की, पूरा प्लान बनाया मां की हत्या का
और मां को मौत के घाट उतार दिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम हाउस में 1.5 घंटे चली ये बैठक और खत्म हो चुकी है बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से चर्चा की। आदिवासियों पर केंद्रित होंगे प्रदेश सरकार के आगामी कार्यक्रम। बैठक से बाहर निकले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया। 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर चर्चा हुई है। अगले 3 महीने के कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई है। हुआ है और 15 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जो टंटिया मामा जी हैं उनके बलिदान दिवस तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा भी अनेक जो कार्यक्रम है पूरे 3 माह के जो कार्यक्रम है, लगभग मार्च तक के जो कार्यक्रम है, उन सारे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। सर, आज आपने बैठक ली थी और बैठक के अंदर निर्देश भी दिए थे, फटकार भी लाइटें चालू नहीं, असर दिखाई नहीं दे रहा। स्ट्रीट लाइट अभी भी कई इलाकों की चालू हुई है, सभी जगह चालू हुई है और मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं पर। सर, नगर निगम ने बिजली विभाग के ऑफिस के लिए जो एक कार्रवाई की है, इसमें 45 लाख की जो बकाया राशि चल रही है, सर दोनों के रिकवरी निकाली नहीं। अब कोई विषय नहीं है, आज बैठ के सारी बातचीत हो गई है और अब किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। और कोई भी बात होगी तो कलेक्टर को दोनों अवगत कराएंगे। सर, कुछ जगहों पे लाइटें भी बंद हैं, क्या इस संबंध में दोबारा? नहीं, कहीं पर बंद नहीं, सब जगह। और एमपी में अब छात्रों महिलाओं के सम्मान का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से यौन शिक्षा के साथ महिलाओं के सम्मान और महिला अधिकारियों को लेकर जागरूकता का पाठ सिलेबस में शामिल किया जाएगा। क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को महिला सम्मान का पाठ पढ़ाया जाएगा। ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर महिलाओं के सम्मान का पाठ भी पढ़ाया जाएगा और स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर महिलाओं के सम्मान का पाठ भी अब छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। नहीं, ये बाल संरक्षण के तहत ये सभी हमारे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करी है और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने ये नई पहल करी है कि उमंग के माध्यम से सभी को कैसी भी कोई मतलब ऐसी मतलब घटना है उसके संबंध में बच्चों को पाठ पढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके जो भी एक्ट हैं उनके अवगत कराने के लिए एक 9th से 12th के लिए एक कोर्स शुरू करना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में एक सराहनीय पहल की जा रही है जिसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को महिला सम्मान का पाठ पढ़ाया जाएगा और जाहिर सी बात है कि इससे न सिर्फ घर में रहने वाली महिलाओं बल्कि समाज की सभी वर्ग की महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव है वो भी जागृत होगा छात्र छात्राओं में और एक बदलाव की जो पहल है वो यहीं से शुरू की जा रही है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिली है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को बड़ी राहत मिली है। एमबीबीएस की 150 सीटों पर हो सकेगा अब एडमिशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसकी अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदिवासियों के आरक्षण में कटौती पर जारी सियासी घमासान के बीच सरकार ने विधानसभा में नया विधेयक लाने का फैसला किया है। इसके लिए 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को भेजा था, जिससे उन्होंने प्रस्ताव को राजभवन भेजा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। अब विशेष सत्र के लिए जल्द ही इसका अधिसूचना जारी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था, जिसके तहत एसटी वर्ग का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32% कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने 32 से घटाकर 20% कर दिया, जिस पर बवाल जारी है।
1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र होगा। क्योंकि आरक्षण के बारे में पूरे प्रदेश में लोगों की डिमांड है और सौभाग्य से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। हम किसी भी प्रकार से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो उसी के कारण 2 तारीख को शासकीय रूप से, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में आए चाहे विधेयक के रूप में आए, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इसी के लिए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। देखिए, तो बहुत सराहनीय पहल है और जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और ये तकनीकी रूप से ये 32% से घट करके 20% आ गया है, उसमें पिछले समय में कोर्ट में पिछली सरकार के द्वारा जो उसको जस्टिफाई नहीं किया गया, डेटा पेश नहीं किया गया, इस वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। देखिए, कार्रवाई करिए, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है। सत्र में वही निर्णय होगा जो पहले हो चुका है एक बार विधानसभा में, दोबारा निर्णय हो जाएगा। आप तो अध्यादेश जारी करिए और बोलिए कि हम इसको लागू करेंगे। हमारा आग्रह है सरकार से, शीतकालीन सत्र विधानसभा का, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का 10 दिनों का होना चाहिए। रही बात आरक्षण का विषय, भारतीय जनता पार्टी पहले भी और आज भी हमारा स्पष्ट मत है कि हमारे आदिवासी भाइयों को जो 32% आरक्षण मिल रहा था वह बरकरार रहना चाहिए, उनको मिलते रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण के कमी होने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आज प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी एसटी मोर्चा ने प्रदेश स्तरीय चक्का जाम किया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर चक्का जाम का आयोजन किया गया। यह आंदोलन का नेतृत्व बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने किया। आप टीवी स्क्रीन पर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, धमतरी, सुकमा, बीजापुर और कोंडागांव की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीजेपी ने सड़क पर चक्का जाम किया। आदिवासियों को आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों को आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। 30% आरक्षण देना होगा। कोई राजनीति नहीं हो रही है, आदिवासियों के आरक्षण को बचाने की कोशिश हो रही है। राजनीति तो ये कर रहे हैं कि हम तो उस समय गड़बड़ हो गया, इस समय ऐसी हो गई। अगर आप अधिक पावर में हैं, सरकार में आप हैं, आपको देखना चाहिए था कि कोर्ट में क्या मामला है, कौन उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन उसको देख रहा है। कोर्ट का कहना है कि जनजातियों के आरक्षण को यथावत रखने के लिए जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था वो सरकार की तरफ से नहीं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम के आरोप पर पलटवार किया। ट्वीट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की कि अपने ट्वीट में भूपेश बघेल ने लिखा कि 2014 से 2018 तक केंद्र और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन न ही चिटफंड घोटाले की जांच हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं तो सहयोग करने के लिए तैयार हूं, आप दोनों की जांच ईडी से करवाइए। डॉक्टर रमन सिंह ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार उनकी छवि को खराब करने का बार बार प्रयास कर रही है। चिटफंड कंपनी के मुद्दे को बार बार उछाला जा रहा है, जबकि इस मामले में दोष कभी सिद्ध नहीं हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। मैं मुख्यमंत्री से ही प्रश्न करना चाहता हूं, 4 वर्ष पहले जब वो विपक्ष में तब भी बिना तथ्यों के आरोप लगाया करते थे। आज तो एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण पद में मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठे हैं, इस प्रकार झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है। 4 वर्ष तक पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। कोई आरोप आज तक सिद्ध हो पाया है? आपने आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं।
भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने चरामा के बाद भानु प्रतापपुर में कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा स्तरीय बैठक की। नामांकन दाखिल करने में एक सप्ताह बचा है, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। आज भी भाजपा के दिग्गज नेता पर्यवेक्षक के रूप में कार्यकर्ताओं का मन भांपने भानु प्रतापपुर पहुंचे हैं, लेकिन दावेदारों के नाम का खुलासा नहीं किया। रामविचार नेताम शिवरतन शर्मा, संतोष पांडे, विक्रम उसेंडी ने कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन इन नेताओं ने प्रत्याशी को लेकर कुछ भी नहीं कहा। देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं से आज बातचीत करेंगे और उम्मीदवार तय करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। हम तो यहाँ जो बातचीत होगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और प्रत्याशी कौन होगा इसका अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े? भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है, वही अपनाते रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से पूछताछ करना, उनके मन की बातों को जानना और उसके बाद जो कार्यकर्ता और जो जनता चाहती है फिर उसके बाद फिर निर्णय लेने का काम होता है। तो आज रायशुमारी हम सब करेंगे। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।